तो ऑनलाइन वीडियो होगी अभी नहीं कराया था, जितना मैं जो कराया है ना पहले तो ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन हुई है, ये सारे यहाँ से इसमें क्वेश्चन कराए थे अपने सारे, फिर कंसंट्रेशन जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वही मैंने इनको व्हाट्सएप करे थे, नॉर्मैलिटी एंड ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मोलैरिटी आपने फिर से ही करा दी, इंपेगल टू मिस कर गया था, हाँ फिर थोड़ी सी, हाँ बस। अब इसमें हमारा इसके अलावा स्टोइकोमेट्री है, वो तो आता ही, वो खराब वो तो बात में सॉरी तेरी कॉपी पे गिरा भाई, जल्दी जा पीछे झाड़ में, तेरी है ना ये, सुखा दो जल्दी पीछे पंखे पे, सूख जाएगी। मुझे सॉरी बोल रहा है अपने फोन कॉपी पे गिरा के। हाँ कोई नहीं ना, ये बेटा इसको यहाँ रखना। हेलो, हाँ बेटे वो दूसरा रूम में मिल गया जिसमें प्रोजेक्टर चल रहा है, ठीक है तो आप आ जाओ। क्या बेटे? तो बेंच वो पीछे वाला वो ले ना, पंखा सुन बेटे, पीछे का पंखा ले, बेंच इधर कर ले, वहाँ रख दे। अबे सूखने दे भाई, तेरी मेहनत है ये, और क्या। चल ज़्यादा से कुछ चलेगा। एनसीईआरटी है ना बेटे आपके पास, देना क्या? कोई नहीं, मिल गई रहा। महक मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। जैसे कि हमने डेंसिटी का कल एक क्वेश्चन तो खत्म कर ही लिया था, है ना। आज एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ओके कि सर। of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml, full stop. Calculate मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटे? तो हमारे पास डाटा क्या गिवन है? हाँ, मोलैरिटी गिवन है 3m, जिसका मतलब क्या हो गया, 3 मोल इन 1 लीटर। अब यहाँ से हमारे पास W2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू NaCl का मोलर मास, 23 प्लस 30.5.5,
ग्राम। वैसे मोल से काम चल जाएगा हमारा, है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास W1 निकल जाएगा, निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकल पाएगा ना। हमें डेंसिटी दे रखी है W सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर। तो हमारे पास W सॉल्यूशन क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25, वॉल्यूम है 1000 ml। हमारे पास क्या हो गया? W सॉल्यूशन हो गया 1250। ठीक है। अब ये क्या है? W1 प्लस W2। तो मेरा W1 क्या हो गया? 1250 माइनस W। तो इस चीज को हम करेंगे इससे माइनस, कितना रहेगा? तो W1 कितना आ गया? कितना आ गया हमारे पास? तो हमारा मोलैलिटी क्या हो गई? 3 मोल डिवाइड बाय 107.4 इंटू 1000। कैसे निकाल लेंगे? या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, जो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको। हाँ, 1 सेंटीमीटर कैसे आया? ये था ना W2। ठीक है। मोलर मास का क्या करते हैं? मोलैलिटी वाले में मैं नेक्स्ट कोई तो बता रहा था आपको। हाँ, एक बार हमने ये अलग, जब मैंने क्या सिंपलीफाई कर लिया, अलग कर लिया, बेसिक तरीका है हमारा करने का। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ था, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम माइनस W2। कराया था ना मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट। हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। W2 हमारा कितना आ गया? 175.5 इंटू 1000। मोलर मास कितना है? 58.5 और डेंसिटी 1.25 इंटू 1000 माइनस 175.5, है ना। वही तो क्या हमने पीछे भी है ना बेटे। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो आप क्या होगा, इसको कैट करोगे, इससे 3 आ जाएगा। नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया? 3 इंटू 1000 और इसको पूरे को सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया? 1074.5। है समझे? बस आपके माइंड में क्या क्लिक करता है वो डिपेंड करता है। निकालने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है। हाँ, एक ही बार में हमारा सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। बेटा बुक देना, ये ले।
ये क्वेश्चन है 250 centimeter cube of sulfuric acid contains 24.5 grams of sulfuric acid. If the density of solution is 1.98 gram per ml, find number 1 molarity, number 2 molality. ठीक है, निकालो। इसके बाद फिर हम करेंगे स्टोइचोमेट्री, ठीक है, और लिमिटिंग एजेंट आएगा उसके अंदर। मोलारिटी बना दी, अप्रोक्सीमेटली बनाई है ना, एग्जैक्टली बना रही है। ठीक है, बनाइए। जो कि मैंने वो लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होती है ना, वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है। हाँ हाँ, यहाँ पे वही मैं क्वेश्चन देख रहा है आज ना। अब यहाँ पे जो आपको डेंसिटी दे रखी है वो सॉल्यूशन की दे रखी है ना, और उसमें हमें वॉल्यूम दे रखे है 250 ml। सॉल्यूशन की ml है, सॉल्यूशन की है।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वहाँ से, फिर उस मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देगा 24.5 को, डबल ओवर आ जाएगा। ये करें मोलैरिटी 1 और मोलैलिटी 0.53 आ गई। कितना सर आया? मनीष हो गया बेटे? हाँ महक Yes, sir. हो गया बेटे? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है बेटे, इसमें क्या होगा? अब सपोज हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन ले ली बेटे, ठीक है, दिख रहा है? अब सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या आती है कि आपके पास क्या चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट? ये हमारी बैलेंस है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? आपको इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है बताओ? और आदित्य से होकर समझ में आ रहा है बेटे इसमें कुछ? इसको मूल समझ में आ गया है ना? ये क्या समझ में आया बेटे? बता भाई मुझे, इस इक्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली मोल्स के अलावा? ये आप बताओ। हाँ मोल्स तो चलिए नहीं पता है ना कि ये हमारे पास क्या है 1 मोल, ये है हमारे पास 3 मोल, ये है हमारे पास 2 मोल, ये तो पता चली गया हमारे पास। और कुछ? वो तो मोल से कम में बता रहा है बेटे तू, है ना? हाँ तो मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग। क्या अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसका मास कितना होगा? 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम, इसका 2 × 17 ग्राम। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, है ना? ये तो चाहिए मुझे। तो कितना हो गया? 22.4 लीटर रिएक्ट विद 3 × 22.4 लीटर टू गिव 2 × 22.4 लीटर। एसटीपी पे निकाला हमने ये। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉर्मल एसटीपी पे पूछेंगे। अब क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हो गए? एवोगैड्रो नंबर 3 × एवोगैड्रो नंबर 2 × एवोगैड्रो, है ना बेटे? सिंपल। तो कोई भी हमें अगर इक्वेशन मिलती है बैलेंस इक्वेशन, तो उससे हमें ये 4 टाइप की इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकती है, ठीक है? जो लिखी नहीं होंगी लेकिन हमें पता है ना? क्योंकि हमारे पास क्या है?
सुपरमैन विजन है ना, हम लोग दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस इक्वेशन है तो ये डाटा तो हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा हम चाहे तो मोलारिटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं बेटे। नहीं, अगर मेरे पास ये 1 मोलर है तो ये 3 मोलर चाहिए और ये मेरे को 2 मोलर मिलेगा, बोल सकता हूँ ना। या फिर 1 मोलर है तो उसके लिए 3 मोलर चाहिए तो मेरे को 2 मोलर देगा, बोल सकते हैं। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहती है, 1 मान के चलेंगे, है ना, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी सेम हो जाएगी मोलैरिटी जैसी। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया बेटे? रिया, मनीष, आदित्य, आगे बेटे। महक समझ में आ रहा है? क्योंकि Yes, हम sir. 1 है ना बेटा, अपना कैमरा ऑन करो महक, क्योंकि ये आयनाइज तो होगा ही नहीं ना बेटे। मोलैरिटी और मोलैलिटी, और इस केस में मोलैलिटी भी सेम रहेगी। हम मास सेम लेके चल रहे हैं ना बेटे यहाँ पे, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट का मास रहेगा वो सेम रहेगा। हम यहाँ पे जो डालेंगे वाटर में डालेंगे ना इसको, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, और वाटर की डेंसिटी 1 तो उसका मास कितना आएगा, 1000 आएगा, नहीं आएगा बताओ? मतलब बेटे मोलैरिटी मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे हमें जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए और उसको जितने भी मैं वॉल्यूम में डालूंगा, वो मैं कह रहा हूँ बेटे। यहाँ पे 3 मोल्स को डालूंगा मैं, उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बेटे। ले समझे बात को? समझ गए ना? लिख लिया? अब यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा? 2 टाइप्स। पहला होता है नॉर्मल स्टोइचोमेट्रिक, जिसमें एक डाटा गिवन होगा, दूसरा फाइंड करने के लिए आएगा। एक होता है लिमिटिंग रीजन, जिसमें 2 डाटा गिवन होते हैं, तीसरा पूछा जाता है। जैसे अगर मैं इस अमोनिया वाले पे ही एक पहला क्वेश्चन फ्रेम करा मैंने, फाइंड मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, नंबर फर्स्ट व्हेन 3 moles of N2 react with H2. Number 2, 36 grams of H2 react with N2. ठीक है, हो पाएगा या मैं बताऊं?
यहाँ पे मैंने क्या दिया, पहले में मोल दे दिया, तो मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मास निकाल लो, या फिर मोल में निकाल लो, मोल को फिर बाद में मास में कन्वर्ट कर लो। सेकंड वाले केस में डायरेक्ट हम मास का रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं? जैसे कि मेरे पास अगर मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ, तो फर्स्ट वाले मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, मेरे को नाइट्रोजन गिवन है, तो मेरा स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड मेरा कहता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एंड 2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मुझे क्या निकालना है, अमोनिया निकालना है ना, तो मैं अमोनिया और नाइट्रोजन को कंपेयर करूंगा। तो मीन्स मेरा 1 2 दे रहा है, तो 3 मोल कितना देगा, 3 moles of N2 gives 6 मोल ऑफ अमोनिया। तो अब मेरा मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया बेटे, 6 इंटू 17। अभी बेटे मैंने एक ही दिया हुआ, दूसरा कहाँ दिया रिएक्शन बताओ। हाँ, क्यों करोगे ऐसे, जब यहाँ क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको एक ही गिवन है, 3 ही तो गिवन है खाली। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता कि 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब दोनों का डाटा गिवन है, तो फिर मेरे को यहाँ पे लिमिटिंग निकालना पड़ता, विच विल कंज्यूम फर्स्ट। ये तो डिफरेंस है लिमिटिंग रीजन और नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री में। नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री में सिर्फ किसी भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डाटा गिवन होता है, दूसरा पूछा जाता है। स्टोइचियोमेट्री में दोनों रिएक्टेंट्स का डाटा गिवन होगा, तीसरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, क्या समझे बेटे? ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास अब ये सिंपल आ गया। अब जो सेकंड वाला केस है बेटे, इन सेकंड केस क्या होगा, अब हमारे पास क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन क्या कहता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन हमें क्या देता है, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया देता है। तो ये हमारे पास 36 है, ये हमें निकालना है, तो मैंने इक्वेट भी कर दिया, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू दे रहे हैं ना बेसिकली, हमें शॉर्टकट तरीका भी सीखना है। तो मैंने क्या किया, रेशो बना दिया, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो गया, 34 इंटू 36/6, मतलब 34 इंटू 6 204 ग्राम, डायरेक्ट आ गया। समझे बेटे, नहीं समझे? क्लियर? अब इसी में अगर मैंने ये लिखा होता, तीसरा केस मान लो, "25 ml of 2 molar solution of hydrogen react with nitrogen"। अब हमें अमोनिया फाइंड करना है, तब मैंने यहाँ पे क्या किया, मोलैरिटी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी मैंने बेटे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी से हम क्या आएंगे, पहले मोल्स पे आएंगे, मोल से फिर हम मास निकालेंगे। ठीक है ना बेटे? हेलो।
अभी देखते हैं, रोहन निकालने दो, आदित्य निकालेगा, रिया निकालेगी, मनीष निकालेगा। देखो तरीके बहुत सारे हैं बेटे करने के, तरीके बहुत सारे, कहीं ना कहीं आप लूप होल करके चल रहे होगे। रुक मैं बता रहा हूँ तुमको। बात कितना वाली के चलो देखते हैं, डिस्कस आ गया ना। वो क्या तरीके बहुत सारे हैं करने के, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और हमें अमोनिया चाहिए, है ना, मतलब हाइड्रोजन है हमें यहाँ पे, ये 3 मोल होता है, ये 2 मोल होता है, ठीक है। तो मेरे को हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे रखी है, तो अगर मेरा एक हाइड्रोजन होता है तो मेरे पास ये 2/3 अमोनिया मिलेगा। ये किसमें, मोल्स में चल रहा है बेटे, किसमें चल रहा है, मोल्स में। तो सबसे आसान तरीका क्या मानते हैं हम लोग, मोल्स में कन्वर्ट कर लो किसी भी चीज को। मैंने बोला ना, अगर कहीं खो जाते हो तो कहाँ जाओगे, पुलिस स्टेशन के पास, है ना, पुलिस वाले ढूंढोगे, वही करेगा। ऐसे कहीं खो गए इंडिया में, भैया वापस जाना है, तो कहाँ होगा, नई दिल्ली, है ना, वो जंक्शन है, सब जगह जा सकते हो वहाँ से। या फिर मुंबई जाओगे, मुंबई का आइडिया नहीं है तो दिल्ली का आइडिया, वहाँ चले जाओगे, ऐसे तो करोगे। या फिर किसी दूसरी कंट्री में हो तो वहाँ के पहले कैपिटल पे जाओगे, और वहाँ से आपको हर जगह पे जाने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। और हम इंडियन है तो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर बाहर गुम हो जाते हो तो इंडिया के बाहर नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जब भी हम कहीं फंसेंगे सबसे पहले क्या आ जाओ, मोल्स पे आ जाओ, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, हम उस डाटा में भी निकाल सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, एमएल में गिवन है, एमएल से मैं मास से निकाल सकता हूँ, जो मुझे निकाल सकता हूँ, मैं उस चीज में भी कर सकता हूँ। लेकिन वो आपके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप कंफ्यूज ना हो उस चीज में। तो सबसे आसान क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्स के टर्म में कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोल्स के टर्म में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, ये 1 मोल से 2/3 मोल मिल रहा है बेटे हमको। अब मेरे को यहाँ पे मोल्स तो पता ही नहीं है, मोलैरिटी गिवन है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, 2 इज इक्वल्स टू N2/25 इंटू 1000, नहीं, तो मेरे पास N2 क्या आ गया बेटे, मेरे पास N2 आ गया 25 इंटू 2/1000, मतलब 50/1000, तो 0.05 मोल्स आ गए। तो मीन्स अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा,
2/3 इंटू 0.05 मोल्स, इतना अमोनिया बनेगा मेरा। हाँ, अभी तो मोल्स में आ गया ना मेरे पास। अब मेरे को अगर मास निकालना है इन ग्राम, तो अब मैं क्या करूंगा, 2/3 इंटू 0.05 इंटू 17, तो फिर कितना आएगा 17, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से कर लिया ना। 34 का हाफ कितना होता है, 17 है ना। तो डेसिमल देखना है कितनी डिजिट के बाद आएगा, इतनी डिजिट के बाद ही आएगा, नहीं 170 रहेगा ना। हाँ इतना ही आएगा, 1.7 आएगा यहाँ पे। 34 इंटू 5 करा आपने, हाँ तो वो 2 डेसिमल था ना, तो 1.7 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब 3 का टेबल आता ही है मेरे को, 0.35 जा 15। मैं तो, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझे। हाँ, और फिर यहाँ पे 6 आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ग्राम। इतना ही आ रहा है ना सबका। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया पहले, है ना बेटे, आप फिर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने क्या किया, सबको पहले डाल लिया। मैंने देखा जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 34 आ गया, किसी भी चीज को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका हाफ हो जाता है ना। तो इसलिए मेरे पास इजी होगा ना, मैंने 1.7 लिख दिया, और 3 का टेबल था, मेरे को आता ही एक्सपर्ट है उसमें। नहीं तो अगर मैं इसको यहाँ करता तो ये भी डेसिमल में आ जाता, फिर डेसिमल से 17 को करते तो फिर 17 का टेबल दिक्कत करता है, डेसिमल फिर हमारा डिफियर फैक्टर है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, हमेशा ध्यान रखो कोई भी चीज अगर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा उस नंबर का एग्जैक्टली हाफ हो गया, नहीं। बस ये चीज, छोटी छोटी चीजें आपको फिर कैलकुलेशन एनहांस कर देंगी। सर मैं कैसे क्वेश्चन होगा, मोलैरिटी के साथ किस तरह से होगा, विदाउट मोलैरिटी किस तरह से होगा। बस हमें क्या करना है, सिंपल मोल पे पहुंचना है ना। सॉल्व मत करो, बस वहाँ मोल पे पहुंचने का तरीका आना चाहिए आपको, है ना। उस पूरी वैल्यू को उठा के वहाँ डाल दो, फिर आगे पहुंचो, फिर वैल्यू डाल दो, लास्ट में आपके पास अपने आप इजी लिंक्स मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। नहीं समझे बात को बेटे, चलो शाबाश। महक समझ में आ रहा है बेटा, महक मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ठीक है, यहाँ सिंपल हो गया, खत्म। थोड़ा सा आगे बढ़ने और, अब आते हैं लिमिटिंग रीजन पे, ठीक है। किस आते हैं बेटे, लिमिटिंग पे। लेट तो नहीं हो रहा भाई जाने के लिए, लेट तो नहीं हो रहा, नहीं पक्का। हाँ, आपको नहीं हो रहा बेटे लेट, तू तो लेट नहीं हो रहा, मैं लेट हो रहा हूँ लेकिन, पर हम करके जाएंगे लिमिटिंग रीजन, ठीक है। फिर क्या, फिर खत्म हो जाएगा। फिर बस आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, थोड़ा आपको क्वेश्चन मिल देंगे। तो इसमें एक ना लॉज बचे होंगे खाली, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट मास वाला ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को, है ना। ट्यूसडे को भी ऑलमोस्ट 2 घंटे मिल जाएंगे हमें, है ना। बहुत अच्छे हो गए ना। अब मैं आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और आपका लिमिटिंग रीजन, स्टिचोमेट्री, इन सबके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपने वो लॉस पढ़ लेना, एक बार बुक से रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन ढूंढ के ना मैं वो भेज दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। हेलो, नहीं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना ट्यूजडे के बाद, रक्षाबंधन के बाद ना सीधा ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ, सीधा, है ना।
हाँ, तो इसलिए फिर वो प्लान बनाया था, तो मेरा ये टारगेट है कि रक्षाबंधन तक निपटा दो चैप्टर है विद प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक उठाएंगे, ठीक है। तेरे साथ हम उठाएंगे जेई वालों के साथ वो फिजिकल, ठीक है। इनके साथ ऑर्गेनिक उठाएंगे। फिजिकल तो इसलिए है क्योंकि आपका पेपर जनवरी में है, हमारा तो लेट है पेपर, है ना, तो इसलिए तो हम तो ऑर्गेनिक आराम से खत्म करेंगे, दिवाली तो मना ही लेंगे। हाँ, इनऑर्गेनिक याद है, लेकिन इनऑर्गेनिक याद करने वाला है ना, तभी आके होगा। तो उसमें आपको क्या करूँगा ना, कुछ रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा, जो याद करने जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उसको आप डेली सुबह उठ के जैसे होता है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग वैसे मंत्र पढ़ लो, तो हम क्या करेंगे, मंत्र चालीसा बना देंगे, सही। तो रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग उसमें ज़्यादा नहीं है, वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन ज़्यादा है, वो याद करने वाले होते हैं। मेन दिक्कत होती है जितने पेपर आपने दिए थे उन सब में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और सारे एनसीईआरटी के इक्वेशन थे, है ना। तो इसलिए वो इक्वेशन जो जो आए थे वो क्वेश्चन करेंगे, इन पर जो पॉसिबिलिटी होती है आने की ज़्यादा होती है, ठीक है। हर चैप्टर से 40 सवाल आ जाएंगे एक एक, बस रोज सुबह शाम जपते रहो तो याद हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिजिकल में इसलिए पहले करा रहा हूँ आपके लिए क्योंकि हमें जनवरी में देना है ना। तो फिजिकल में एक्सेप्शन कम है, फॉर्मूले ज़्यादा है, समझने का भी थ्योरी ज़्यादा नहीं है ना। तो फटाफट फॉर्मूले खत्म होंगे, प्रैक्टिस होगी, तो फिर आप जब पेपर लगाओगे प्रैक्टिस के लिए अब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। अब फिर हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद फटाफट, ठीक है। और आपका जब तक वो आप याद करना शुरू कर ही दोगे इक्वेशन, हाँ वो मैं आपको दे दूंगा। मेनली तो मेन चैप्टर तो लेंगे ना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं उठाएंगे, अभी बाद में उठाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स आते हैं ना। और थर्मो के साथ ही फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ जाएगा, कनेक्टिंग है रिडॉक्स से, तो फटाफट हो जाएगा। फिर 12 तो अभी ताजी है, तो उसके लिए भी चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इक्विलिब्रियम थर्मो में टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो हम खींच लेंगे, है ना। फिर जब तक मीनवाइल आपका ये खत्म हो जाएगा, अगर टाइम मिलता है तो आप ऑर्गेनिक में आके बैठ जाओ, नहीं भाई नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, इनऑर्गेनिक वो चलने दो, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक खींचेंगे। वो मैं दे दूँगा कौन से रिएक्शन करना है, जो मेरे को पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके मतलब उसको कम से कम 90 डेज तो रिवाइज करना है, 90 टाइम, तब जाके वो माइंड में सेटल होती है, तो वो हम स्टार्टिंग में दे देंगे, है ना। उसको समझना है ही नहीं ज़्यादा। और उसमें क्या रिलेशन भी नहीं निकलता ऑर्गेनिक में ज़्यादा, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या है कि एक रिएक्शन करा वो दूसरे का भाई बंधु होता है, तीसरा करा वो उसका चाचा ताऊ होता है ना। तो आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो है उनके बीच में, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ऑर्गेनिक भी आराम से हो जाती है ना। क्योंकि मान लो हमें 6 चैप्टर करने हैं, अगर आपको 4 चैप्टर अच्छे से आ गए तो आने वाले जो 2 चैप्टर बचे हैं उनको भी आप 80% बिना पढ़े कर सकते हो, क्योंकि वो पहले हम चाचा ताऊ तो थे ही ना सारे, हम उन्हें पहले कर लिया। वो नोमेनक्लेचर सब में सेम आएगा, रीजनिंग सब में सेम आएगी, है ना। और मैकेनिकल सब में सेम चलेंगे, बस क्या है, बस उनको जो फिक्स रिएक्शन है नहीं कराने का हूँ, कराने पड़े क्या होता है ना बच्चे, मैकेनिज्म से जो रिएक्शंस होते हैं वो आसान हो जाता है समझने। अगर आपको मैकेनिज्म पता है, रटना ही तो नहीं है, समझना है। कितना रट लोगे, ऑर्गेनिक में अगर समझोगे तो बहुत चीज कर सकते हो, लेकिन इनऑर्गेनिक में रखना पड़ता है क्योंकि उसमें लिंक नहीं निकलते ज़्यादा। इसलिए ऑर्गेनिक को अगर समझ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हुई कैसे, तो हर बार वो चीज़ वैसे ही होनी है। नहीं समझे, खाना कैसे बनता है, सारे खाने ऐसे बनते हैं गैस जलाने के बाद ही, नहीं सब में तेल का ही छौंक लगाते हैं, प्याज और टमाटर का, सबको सीटी में उबालते हैं, है ना। सब कुछ सेम ही तो प्रोसेस है, बस क्या हमने वहाँ पे इंग्रेडिएंट चेंज करते गए और उनके ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं, बस बन गया हमारा अलग टाइप का खाना। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। चलो फटाफट लिमिटिंग कर लेते हैं, ठीक है।
वो प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि ऑर्गने में भी प्रैक्टिस लंबी चाहिए होती है उसके लिए भी। हाँ तो इसलिए अब नेक्स्ट देखो, लिमिटिंग रीजेंट। बेटा चाय बनानी किसको आती है? आती है, आती है। बच्चों को आती है पीछे? आदि चाय बनानी, चाय बनानी आती है? नहीं आती। ग्रीन टी तो आती चाय बनानी? कौन सी चाय आती है? मसाला चाय, अदरक चाय, तड़का चाय? देखो लिमिटिंग एजेंट इज लाइक टी मेकिंग, ठीक है। अगर आपको चाय बनानी आ गई तो उसका मतलब आपको लिमिटिंग एजेंट आ गया, ठीक है। जैसे क्यों मैंने कहा है ना, जब हम एक 1 कप ऑफ टी बनाएंगे, है ना, किसी भी 10 स्टार होटल में, तो उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? हमें क्या चाहिए? शुगर 1 स्पून, ठीक है, मिल्क 1 कप ले लेते हैं, वाटर हाफ कप, ठीक है, और लीव्स चाय पत्ती, स्ट्रॉन्ग चाय बनानी है ना तो 2 स्पून ले लेते हैं। अदरक वदरक अभी छोड़ देते हैं ना, ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाल के क्या फ़ायदा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड है एक अच्छी 10 स्टार की चाय बनाने का, ठीक है। अब आपके घर में आ गए 40 लोग, 42 लोग आ गए, 41 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को कितना कितना सामान चाहिए, है ना। तो अब अगर मेरे को 41 पीपल्स की टी बनानी है तो एक चीनी कितनी चाहिए मेरे को? 41 स्पून, क्योंकि 1 स्पून चाहिए थी। फिर मिल्क 41 कप, वाटर कितना चाहिए? 20.5, तो आधा चाहिए ना, तो उसका डबल कर देंगे हाफ, 41 का, ठीक है। और चाय पत्ती कितनी चाहिए? 82 का, सॉरी स्पून, कप तो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ये हमें चाहिए। अब आप क्या करोगे? अपने किचन में जाओगे, वहाँ चेक करोगे कि आपके पास कितना माल पानी है। नहीं, आपने देखा चीनी मेरे पास 1 kg है, सफिशिएंट है, 41 तो निकल जाएंगे चम्मच। दूध देखा, यहाँ मेरे को निराशा साबित हुई, क्योंकि 1 कप मान को जो 25 ml का भी मानते हैं तो तब भी 40 से 2 लीटर चाहिए दूध, है ना। तो लेकिन मेरे पास कितना है? 1 लीटर, है ना। फिर 1 लीटर बोले तो 20 कप मान के चल रहे हैं हम लोग। और पानी कितना है? 500 लीटर, बहुत सारा है, नहा भी लेंगे आराम से, है ना। और चाय पत्ती हमारे पास, वो तो स्पून छोटी होती है ना, तो ये हमारे पास आराम से 1 kg है। तो अब आप चाय कितने लोगों की बना सकते हो? 40 की चाय बच जाएगी पूरी? नहीं। क्यों? क्योंकि दूध कम है, और बिना दूध के तो चाय बनेगी नहीं। फिर तो वो ग्रीन टी हो गई, लेमन टी हो गई, है ना, ब्लैक टी हो गई, और हमें तो मिल्क टी पीनी है। तो उसके लिए हम कितनी चाय बना सकते हैं? हम खाली ओनली 20 पीपल की। क्यों? बिकॉज द मिल्क विल कंज्यूम फर्स्ट, मिल्क पहले खत्म हो गया, इट मीन्स मिल्क विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं, मिल्क इज एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट। तेरी बाइक बेटे बारिश में भीगी थी क्या? तेरी बाइक बारिश में भीग गई थी ना? तुम्हारी बाइक मोटरसाइकिल फड़ 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 बारिश में गीली हो गई थी? साइलेंसर में कौन सी वाली है? उसका जो स्पार्क प्लग है बाहर की तरफ से ऐसे होगा ना, तूने सिंगल स्टैंड पे लगा रखे हो, तो साइलेंसर में तेरा, साइलेंसर तेरा ऊपर की तरफ मुंह खोल के खड़ा हुआ है, साइलेंसर का मुंह ऊपर है, ऊपर की तरफ 90 डिग्री। तो बारिश क्या ऐसे लेट के आ रही थी? बारिश में भीग गई ना, तो उसके स्पार्क प्लग में पानी चला गया होगा। ऐसे कैसे क्या करना चाहिए? स्पार्क प्लग खोलो, कागज निकालो, टिश्यू पेपर, उसको ड्राई कर दो, बिल लगा दो, एक बार में स्टार्ट हो जाएगी।
पहले मेरे को पता नहीं था, बहुत फंसा बारिश में, मैकेनिक से पूछा, उसने बताया, मैं कहा ये तो मुझे भी पता होना चाहिए था, साइंस का स्टूडेंट। फिर उसके बाद से जब भी फंसती थी हमेशा अपने साथ टिश्यू रखता था, नहीं है तो जहाँ पे था वहाँ से टिश्यू ले लिए, खोला स्पार्क प्लग, जहाँ बंद होगी वहीं पे साफ कर दी स्टार्ट। सबसे बेस्ट टेक्निक, क्योंकि उनमें क्या होता है, स्पार्क प्लग साइड में होता है, हम सिंगल स्टैंड लगाते हैं तो पानी चला जाता है तार के थ्रू, और वेट हो जाएगा तो उसमें इग्निशन नहीं हो पाएगा, किक मारते रहो स्टार्ट ही नहीं होती। ऐसा समझे, मेरी ऐसी हुआ था, एक बार तो स्टार्ट हो गई, रास्ते में बंद हो गई क्योंकि भीग गई थी, अब बंद खड़े ट्रैफिक जाम के बीच में, पानी भरा हुआ इतना, अब उसको साइड में लेके डिवाइडर पे खड़ी करी, फिर प्लग निकाला, वो तो मेरे पास में पेपर पड़े थे, क्वेश्चन पेपर, तो उसी से पूरा साफ कर दिया। तो ये चीज उसमें हो जाती है, ठीक है। चलो, तो चाय बनानी आ गई, तो लिमिटेशन निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो जिस तरह पे यहाँ पे कैलकुलेशन की, सेम वे में हम लोग वहाँ करेंगे कैलकुलेशन। तो लिमिटेशन कब क्वेश्चन आएगा, जब आपके पास 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के डाटा गिवन होंगे, क्या होंगे, मिनिमम 2 या उससे ज्यादा। तो वहां पे कंपैरिजन करना है कि पहले कौन खत्म होगा, जो पहले कंज्यूम हुआ उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सब एक्सेस में रह जाएंगे, सिंपल। तो जो हमने अमोनिया वाला इक्वेशन लिया था, हम उसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसमें क्या देगा, हमें यहाँ बोला गया कि हमारे पास 2.5 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है, और 36 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। बताओ कि हमारा अमोनिया कितना बना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लिमिटेशन। यहाँ तुम देख के सीधा बता लेंगे, यहाँ तो क्योंकि मोल्स का रेशियो में पता ही है, 1:2 किसका 2 का चाहिए, 1:3 के रेशियो में चाहिए। तो अगर मेरे पास 2.5 मोल है तो 7.5 मोल चाहिए मुझे। इसका मतलब मेरा N2 क्या हो गया, लिमिटिंग। तो ये कितना बनेगा, 1 का 2 तो 2.5 का 5, मेरे पास सीधा आ गया 5 मोल अंदर। देखो, जब भी हम लिमिटिंग निकालेंगे तो पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है रिएक्टेंट, उसको कंपेयर करेंगे ना। मैं देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1:3 का रेशो चल रहा है, अगर ये 1 तो ये 3 चाहिए, ये 2.5 तो ये 7.5 चाहिए, और मेरे पास 36 है, एक्सेस में है मेरे पास, है ना। तो लिमिटिंग कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना। अब फिर मैं नाइट्रोजन और अमोनिया को क्या करूंगा, टैली करूंगा। अब वो क्या कहता है, एक नाइट्रोजन के लिए 2 अमोनिया बनेगा, तो 2.5 से 5 बनेगा, सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैंने मास में दिया होता, ठीक है, मैंने कितना दिया है, 2.8 ग्राम दे दिया, और ये दे दिया मैंने 18 ग्राम, 18 छोड़ो, फोर 4.8 ग्राम। अब मुझसे पूछा है कि अमोनिया बताओ कितना बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि नाइट्रोजन 1:3 के रेशो में है, हम ये नहीं बोलेंगे। अब यहाँ मास से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास निकल के आते हैं। पहला, या तो मैं इस मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लूं, फिर कंपैरिजन करूं, या फिर दूसरा, मेरे को पता है कि 28 ग्राम के लिए मेरे को 6 ग्राम चाहिए, तो इन दोनों से कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूँ। क्या सबके लिए पता होगा, वो तो कोई भी अगर बैलेंस इक्वेशन है तो उसका एटॉमिक मास सबको पता होता है ना। अब वहां मिल जाएगा आपको, मोल से नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे, वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है, वो सबके लिए फिक्स होगा, ठीक है। हाँ, लंबा हो जाएगा ना, कोई भी कैलकुलेशन है कि पहले 2 बार करना पड़ेगा, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर बाद में मोल को मास में कन्वर्ट करोगे, ये भी तो हुआ। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन, अगर लगता है कि यहाँ पे इजी कैलकुलेशन है तो यहाँ कर लो मोल में कन्वर्ट, लगा कि नहीं मोल निकालने में टाइम लगेगा तो मैंने सीधा मास ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये ले लिया मैंने 2.8,
इसको मैं x मान लेता हूँ फिलहाल, है ना। पता चले ना कितना चाहिए मुझे, तो मेरे पास कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 6, मतलब 0.6 की नीड है मुझे, लेकिन मेरे पास कितना है 48, कितना है बेटे 4.8, मतलब ये एक्सेस में है। नहीं, मुझे 0.6 हाइड्रोजन चाहिए, कितना चाहिए 0.6 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना हाइड्रोजन है 4.8, इसका मतलब अगेन N2 इज लिमिटिंग, N2 इज, अब उसको x लेके चलते हो, x/28 इज इक्वल्स टू 4.8/6, तो 6 7 जा 48, है ना। तो क्या जाएगा x इक्वल्स टू 0.7 इंटू 28, कितना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2.8 है ना। तो उस केस में वो कम, उसकी वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आएगी, कितनी नीडेड है वो आई मेरे पास, क्या आएगा आंसर निकलेगा कि मुझे उसके रिस्पेक्ट में वो कितना चाहिए, ये निकलेगा। ठीक है बेटे, बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, कोनो डाउट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप बेटे एनसीईआरटी लेके नहीं आए ना, मैं इसमें है एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया सबने, समझ लिया कैसे करना है। 23 और 24, ट्वेंटी थ्री 24, हाँ ठीक है, फिर छुट्टी उसके बाद। ठीक है, मेरे को शाम तक रिमाइंड कर देना कि असाइनमेंट भेजना है सर व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं भूल जाऊँगा भेजना, तो मेरे को रात को 9 बजे मैसेज छोड़ देना। क्या बेटे, दोनों अगर एक ही होगा, समटाइम हो सकता है प्रिसाइज आ जाए, हाँ उसमें नो लिमिटिंग, उस केस में कोई लिमिटिंग नहीं है ना, इक्वल का चल रहा है बराबरी का। अगर भाई दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे आए तो सेकंड पे तो कोई है ही नहीं, है ना। अगर एक फर्स्ट आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेकंड हो गया ना। जब मैच ड्रॉ होता है तो क्या होता है, को विनर बनाते हैं दोनों फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो वही चीज है। तो इसके थर्ड वाले केस में क्या आएगा, नो लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग निकालने के लिए हम डायरेक्ट रेशो में भी देख सकते हैं, है ना, मोल्स के टर्म में भी, या फिर हम मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी भी टर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एटम दे रखा है, मोल दे रखा है ना, और जब हमने अगला क्वेश्चन दिया 24 तो उसमें क्या दे रखा है, मास। ठीक है, करो उसको, मैं एक मिनट आया आपके पास।
कॉल कर दूं? इतना ही है भाई क्वेश्चन। हमेशा लिमिटेड लेवल 3 चीज पूछते हैं। पहला प्रोडक्ट कितना बना, दूसरा लिमिटेड कौन है, और जो बचा तो कितना बचा, है ना। लेकिन सबसे पहले हमें लिमिटेड फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और लास्ट में अनयूज्ड अमाउंट फाइंड करते हैं। ठीक है। किसका मान, अमोनिया का ना, अमोनिया का किसका करें, कौन सा लाभ पार्ट करें, थर्ड पार्ट ना। तो उसके लिए हमारा एक्सेस में कौन है, अमोनिया, नाइट्रोजन है ना। तो अब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन का रेट कितना कंज्यूम हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन बैलेंस कर लिया आपने, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है इसमें, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन कहती है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीडेड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 के लिए कितना चाहिए, 28/6। तो 1 kg के लिए कितना चाहिए, तो 28/6 into 1 kg। मोल्स में निकाल सकता है, फिर बाद में तो वो मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ गई ना, पहले तो मोल्स में कन्वर्ट करने से डिवाइड किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन तो है नहीं यहाँ पे भाई। 1000 को 28 से डिवाइड करना आसान काम थोड़ी है क्या आसान काम, हाँ वही सेम जल्दी लगा दो कि भाई 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो फिर एक के लिए कितना चाहिए, 28/6। तो 1 kg के लिए कितना चाहिए, 28/6 into 1000, है ना। तो सिंपल उसी तरह से करोगे तो आपका हो जाएगा, नहीं समझे। तो यहाँ से भी जो मास आया उस मास को 2 kg से माइनस कर दो,
तभी तो चलेगा अनयूज कितना है। उससे तो आपने ये निकाला कि मेरा कंज्यूम कितना हुआ मास। क्या निकला कि कंज्यूम कितना होगा। महक समझ में आ रहा है बेटे आपको? महक आर यू देयर? Yes, sir. ऑनलाइन में क्या होता है ना, इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। हाँ, एक मिनट बेटे, आंसर तो मुझे भी याद नहीं है। एक मिनट को फोन आ। क्योंकि ऑनलाइन में बस वो है ना, एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता, रीजंस आते रहते हैं। तो ऑफलाइन तो पूछ तो रहे हो कम से कम, नहीं तो वहाँ बस हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये करते रहते हैं। नहीं, डाटा लिखा खरा आप लोगों ने? मुझको डाटा बता देना, बस मैं अपने आप कर दूंगा सारा। तो मेरी इक्वेशन क्या कह रही है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 हाइड्रोजन टू गिव 2 अमोनिया। ठीक है, मुझे मास में डाटा गिवन है, तो मैंने डायरेक्ट मास ले लिया। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम की नीड है, तो जाके वो हमको 34 ग्राम देगा। ठीक है, मोल में करने में क्यों टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट मास उठा लिया। अब मेरे को गिवन क्या है, इसका दे रखा है 2000, इसका दे रखा है 1000, ये फाइंड करने का है। ठीक है, तो पहले जब भी हमें दो चीज का डाटा गिवन होता है, मतलब हमें माइंड में क्लिक कर गया, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, हमें पता है कि लिमिटिंग रीजन तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप मेरा आएगा टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। क्या आएगा? टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। अब क्योंकि मेरे को तो नीड देना है और जेई देना है, तो सब्जेक्टिव की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? रेशियो प्रोपोर्शन। तो मेरे को क्या निकालना है, किसी भी रिस्पेक्ट में मैं हाइड्रोजन का मास निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए मैंने माना पहले उसको 28/2 ऊपर ले गया इंटू 10⁻³ जा सकती है, इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 6, और इसको मान लिया मैंने x। कि मेरे को हाइड्रोजन मानना सपोज नहीं गिवन है, तो मीन्स अगर मेरे पास 2000 ग्राम ये है, तो ये कितना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28 बोल सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, अब मेरे को पता है 6 4 जा 24 होता है, 28 होता है, 24 होता है, तो 3 से भी किसी जाएगा ही नहीं बेचारा, 2 से ही काट देते हैं। फिर ये 7 चला गया, हमारे पास कितना आ गया, 3/7 इंटू 10⁻³। अब ये तो हमें पता है 7 के टेबल में 30 के पास क्या आता है, 4 जा 28 होता है, तो 0.428 आएगा, फिर 2 बचा, फिर 2 जा जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 20 - 14 6, तो ये जाएगा 8 ग्राम इंटू 10⁻³
मतलब हम क्या बोल सकते हैं 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज नीडेड। हमें कितना चाहिए 428 ग्राम, बट मेरे पास कितना है 1000 ग्राम है। कितना है बेटे, हम क्या बोलेंगे बट वी हैव 1000 ग्राम। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो 2 का 2000 कंज्यूम हो गया तब जाके वो 428 ग्राम यूज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग कौन हो गया नाइट्रोजन। तो आप लोग हाइड्रोजन को लिमिटिंग बता रहे थे, है ना। तो पहली गलती यहाँ पे हो गई। भाई तूने मास में मोल लगा दिया ना भाई। मैंने क्या बोला, अगर मास में गिवन है तो मास को कंपैरिजन करूं, मोल गिवन है तो मोल को कंपैरिजन, या फिर मास को मोल में कन्वर्ट करूं। अभी तो बोलता हूं, इसीलिए गलत हो गया। नहीं, सबने मोल से किया है। तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मास को मास से कंपेयर कर दो। एक कैलकुलेशन जो छोटी सी करी आंसर आ गया, टाइम लगा नो टाइम, है ना। अभी उसके बाद में लिखना, पहले अगला पार्ट भी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से मुझे लिमिटिंग मिल गया, तो मतलब अब नाइट्रोजन और अमोनिया को मेरे को रिलेट करना है ना। तो सेकेंड मैं क्या फाइंड करूंगा, टू फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा बेटे, रेशो ले लेंगे फिर से 28/2 इंटू 10⁻3, और ये कितना था 34/x। अब तो y मान लेते हैं, x हमने पहले ले लिया है ना। तो मेरा y तो कितना हो गया बेटे 34 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, तो कर सकता है, नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं 17 और 2 से 14, फिर 7 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया बच्चे, हमारे पास हो गया 17/7 इंटू 1000। तो 7 के टेबल में क्या होगा 7 2 जा 14, डेसिमल कितना बचा 3, तो 4 जा 28 बचा 2। तो फिर जाएगा 2 जा, फिर 8 जाएगा इंटू 1000। तो मीन्स कितना बन गया हमारे पास 242.8 ग्राम NH3 बन गया। समझ गए। अब उसने पूछा कि अनयूज कितना बचा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमसे मजे की बात कह रही है कि नाइट हाइड्रोजन का ही मास निकला है पहले, कितना कंज्यूम हुआ, है ना। तो हाइड्रोजन यूज कितना है 428, क्या बट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो 428 ग्राम था कंज्यूम। तो अनयूज कितना हो गया टोटल माइनस यूज, तो टोटल कितना था 1000, यूज कितना हुआ 428, तो बचा कितना 2, 9 में से 2 गए 7, 672 ग्राम। बताओ समझ में आ गया कितना औखा था। तो ये सिली जो तुमने किया ना, मोल ले लिया मास को, ये ले डूबता है बस। ठीक है, डूब कैसे बताऊं, मैंने तो बता दिया ना। अच्छा ऊपर वाला, अच्छा ये लिख लो, पहले बताया लिख लिया बेटे, आपने लिख लिया आदित्य, महक आपने लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, अब इस वाले में पहले वाले में तो सिंपल सा हो जाएगा, भरोसा है तो सही करोगे आप लोग। ठीक है, इसमें लिमिटिंग कौन हो गया बी, इसमें ए, इसमें नो, इसमें बी, इसमें ए। तो यहाँ पे सिंपल रेशियो है 1:1 का रेशियो, है ना। और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हटा दो तो अलग, वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। मोल्स के बेसिस पे एटम निकलते हैं, मोल्स के बेसिस पे वॉल्यूम निकलती है, नहीं
लेकिन हमारी इक्वेशन में एटम और मॉलिक्यूल करेक्शन दिया हुआ है ना। अगर वो यहाँ कहता कि 200 एटम्स ऑफ बी, तो बी लिविंग हो जाता फिर। हाँ, क्योंकि अगर वो कहता कि आपके पास 300 एटम ए के हैं और 200 एटम बी के हैं, ठीक है, तो उस केस में भी बी निकलता हमारा, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 2 करते तो हमारे पास जाके 100 मॉलिक्यूल आते, या फिर उसने 300 दिया होता तब भी यही आता। नहीं समझे? तो वो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, मास के साथ मोल वाला रेशो नहीं चलता कभी भी, क्योंकि मास हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल में क्यों चल जाता है? क्योंकि हम सबको एवोगैड्रो से तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबके लिए सेम होता है, वॉल्यूम सबके लिए सेम होती है, कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो जाए, इसलिए उसके केस में कभी भी फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, लेकिन मास के में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? चलो, अब मेरे को रात को 9 बजे तक रिमाइंड कर देना असाइनमेंट, ठीक है। नंबर सबके पास है ही, ठीक है। चलो, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ओके मैम, Yes, sir. बाय बाय।